हेलो एवरीवन, मैं नारायण कुमार साहू फ्रॉम जेपीएम साइंस कॉलेज मुंगेली। आज हम देखेंगे ऑर्गल डायग्राम। मेरा टॉपिक है ऑर्गल डायग्राम इन D7 कॉन्फ़िगरेशन। इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्गल डायग्राम के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्गल डायग्राम होता क्या है। तो ऑर्गल डायग्राम के इंट्रो के तौर पर देखेंगे। ऑर्गल डायग्राम एक कोरिलेशन डायग्राम है। We saw the relative energy of electronic term in transition metal complexes. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक टर्म का उपयोग होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म के बीच रिलेटिव एनर्जी को शो करने के लिए ही ये ऑर्गल डायग्राम का हम उपयोग करते हैं। तो ये ऑर्गल डायग्राम, इसका नाम ऑर्गल क्यों, ऑर्गल डायग्राम का नामकरण अगर देखेंगे तो यह एक वैज्ञानिक का नाम ही ऑर्गल बेलोंगे था। ऑर्गल बेलोंगे था जिसने यह डायग्राम हमें दिया है। तो ये ऑर्गल डायग्राम हमें कब कब प्राप्त होती है? रेस्ट्रिक्ट ओनली सो वीक फील्ड एंड हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर वीक फील्ड एंड हाई स्पिन की केसेस होती है तभी हमें ऑर्गल डायग्राम प्राप्त होगा। यदि नो सो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लो स्पिन, अगर ऐसे केसेस होती है तो इसमें ऑर्गल डायग्राम हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह ऑर्गल डायग्राम ही वीक फील्ड और हाई स्पिन क्षेत्र में ही हमें प्राप्त होती है। इस ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ टर्म का उपयोग करना होता है। तो आइए जानते हैं ये टर्म होता क्या है। टर्म सिंबल विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। यानी कि कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एंड एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम विभिन्न प्रकार के टर्म का उपयोग करते हैं। इसके आगे एक फॉर्मूला है जिसका 2s + 1l नीचे में j। यह एक फॉर्मूला है, इसी के माध्यम से हम किसी भी का कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टर्म निकाल सकते हैं। जहाँ पे ये 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और l ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, और j टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। यहाँ पर s की वैल्यू निकालने के लिए हमें s - s और l की वैल्यू निकालने के लिए l कॉपलिंग का उपयोग करते हैं, और j की वैल्यू निकालने के लिए s - l कॉपलिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ये कॉन्फ़िगरेशन है। इनके लिए हम विभिन्न प्रकार के ग्राउंड स्टेट टर्म उपयोग करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, आइए कुछ एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार के टर्म का उपयोग करते हैं। D1 के लिए D, D2 के लिए F, D3 के लिए F, D4 के लिए D, D5 के लिए S। उसी प्रकार सेम यहाँ पर भी उतार देना है, D, F, F, D और S। बात होती है नंबरिंग की। यहाँ पर D1 है तो यहाँ D2 के लिए यहाँ नंबरिंग हिसाब से आप उतार दें 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार यहाँ D5 का 6s हो जाता है
तो यहाँ D10 का यहाँ से 1 से लेकर आगे अंकों में बढ़ेंगे 1 2 3 4 5। इस प्रकार हमें एक ट्रिप के माध्यम से सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म प्राप्त हो जाते हैं। D1 के लिए 2D हो जाता है, D2 के लिए 3F, D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4F, D4 के लिए 5D, D5 के लिए 6S। इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन बातें होती हैं जिसे हम यहाँ D1 और D6 दोनों के लिए D टर्म का उपयोग हो रहा है, और यहाँ देखिएगा D4 और D9 इन दोनों के लिए सेम टर्म का उपयोग हो रहा है, और यहाँ D5 और D10 के लिए सेम टर्म है, और बाकी के लिए F टर्म का उपयोग हो रहा है। यानी कहने का मतलब है D1 और D6 एंड D4 और D9 इन सभी के लिए D टर्म का उपयोग करेंगे। D टर्म आप जैसे जानते हैं स्प्लिटिंग D और F ऑर्बिटल ही स्प्लिटिंग दिखाएंगे, और ऑर्बिटल डायग्राम में स्प्लिट होंगे, क्योंकि आप क्रिस्टल फिट थ्योरी पढ़े होंगे S और P स्प्लिट नहीं होते हैं, D और F स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो ये चारों D1 D6 D4 D9 ये सब D टर्म शो करेंगे, और बाकी D2 D7 D3 D8 ये F टर्म शो करेंगे। यानी कि F टर्म के F स्प्लिटिंग होगा, जो डायग्राम प्राप्त होगा ये सब DF फॉर्मूले को शो करेंगे। आप याद रख सकते हैं तो देखेंगे कि एक फॉर्मूला है D⁻n एंड D10-1 D10-n सॉरी n होगा, ये हैव सेम टर्म, यानी कि इन दोनों का टर्म सेम होगा। जैसे कि n बराबर हम कोई संख्या लेते हैं D1 लेते हैं 1 ले लेते हैं, और D10 और n की जगह 1 लिए हैं, तो D1 एंड D9 का सेम टर्म का उपयोग हुआ। जैसे आप देख सकते हैं D1 और D9 का सेम टर्म उपयोग हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है क्रिस्टल फिट थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो SP ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होता है। यहाँ पर सब हम D और F स्प्लिटिंग देखेंगे। ये हम ऑर्गल डायग्राम अभी बना नहीं रहे हैं, ये ऑल ओवर व्यू है, ऑर्गल डायग्राम बाद में देखेंगे। हम नॉर्मली D स्प्लिटिंग कैसे होती है ये चीज़ देख रहे हैं। तो D में 5 कोष होते हैं, ये स्प्लिट कैसे होता है इन ऑक्टाहेड्रल केसेस में। यहाँ पर ट्रिपलेट डीजनरेट होते हैं, यहाँ डुप्लेट डीजनरेट होता है। यहाँ इसे T2G बोलते हैं, और यहाँ EG ये मुलिकन सिंबल का उपयोग करते हैं। और इन टेट्राहेड्रल केस में यहाँ पर T2G ऊपर हो जाएगा और EG नीचे हो जाएगा इन ऑक्टाहेड्रल केसेस में। ओवरव्यू देख रहे हैं अभी, इसके बाद हम लोग देखेंगे F का स्प्लिटिंग। यहाँ पर हम लोग F टर्म स्प्लिटिंग देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा F सबसेल में 7 कोष होते हैं, 7 सबसेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार होती है। इन ऑक्टाहेड्रल केसेस में यहाँ पर स्प्लिट ट्रिपली जनरेट सिंगली जनरेट। यहाँ पर ये देखेंगे सेंटर पॉइंट को हम इसे बेरी सेंटर कहते हैं। बेरी सेंटर से नीचे एक T1G मुलिकन सिंबल से हम शो करते हैं। उसके बाद बेरी सेंटर से ऊपर T2G, उसके बाद A2G का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पर
इनके बीच में कुछ एनर्जी होगी, जो ये बेरी सेंटर से नीचे है T1G, इसकी एनर्जी को हम -6dq से डिनोट करते हैं। -dq का मतलब है 6dq का उपयोग करते हैं, और बेरी सेंटर्स के ऊपर T2G है, इनका एनर्जी बेरी सेंटर से +2dq, उसके बाद A2G का 10dq से डिनोट करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल के केसेस में होती है, और इसे हम टेट्राहेड्रल के केसेस में देखेंगे। कुछ इस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है। यहाँ ये सिंगली जनरेट नीचे हो जाते, बेरी सेंटर से नीचे, सबसे नीचे A2G, ये उल्टा हो जाता है A2G, उसके बाद ट्रिपली जनरेट T2G, उसके बाद बेरी सेंटर के ऊपर T1G। इनका भी एनर्जी देखेंगे, सेम उनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ A2G का 10dq और T2G का -2dq और T1G का +6dq टर्म का उपयोग एनर्जी होती है। आगे हम इनके बारे में और चर्चा यहाँ पर देख रहे हैं कि D1, D2, D3, D4 और D6, D7, D8, D9 ये ऑर्गल डायग्राम हमें देंगे, जबकि D5 एंड D10 ये हमें ऑर्गल डायग्राम नहीं देंगे, क्योंकि इनके ग्राउंड स्टेट टर्म एस होती है और एस ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होते। तो यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम में एक शब्द, एक वर्ड उपयोग होता है जो है होल फॉर्मलिज्म। ये होल फॉर्मलिज्म होता क्या है? ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड से एक या दो इलेक्ट्रॉन से लेस होते हैं, नॉर्मल स्प्लिटिंग से अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, वो अपोजिट ऑर्गल डायग्राम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर D3 हो गया, D4 हो गया, ये हाफ फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, और D4 हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे D8, D9 ये फुल फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, यहाँ ये D9 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो ये अपोजिट ऑर्गल डायग्राम शो करेगा। यहाँ हम D टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम शो कर रहे हैं। यहाँ होगा ये D टर्म, ये कैसे एनर्जी लेवल में स्प्लिट होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे। नीचे होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G होगा नीचे, और ऊपर EG होगा। T2G होगा या तो T2 होगा, EG होगा या तो E होगा। और इन टेट्राहेड्रल केस में ये स्प्लिट होती है, EG होगा या तो E होगा, T2G होगा या तो T2 होगा। यहाँ दो कंडीशन बनती है, एक तो होल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और एक नॉर्मल स्प्लिटिंग। तो होल फॉर्मेशन और नॉर्मल स्प्लिटिंग एक दूसरे के अपोजिट होती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के केस में देखेंगे आप लोग कि D1 और D6 ये ऑक्टाहेड्रल के केस में ये नॉर्मल स्प्लिट होंगे, नीचे T2G होगा, ऊपर EG ही होगा। लेकिन होल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी पढ़े हैं तो ये अपोजिट होता है। तो अपोजिट होने के कारण D4 और D9 ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये अपोजिट ऑर्गल डायग्राम शो करेगा। तो ये टेट्राहेड्रल की केसेस में ये D4 और D9 ऐसे स्प्लिट होंगे। तो इसे हम उल्टा ना करके, यहाँ पर G लगा है नॉर्मल केसेस में D1 D6 के जगह, यहाँ पर G को हटा देते हैं, तो ये अपोजिट माना जाता है। D4 और D9 के लिए ऑक्टाहेड्रल के केसेस में D2G EG लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर D1 और D6 ये टेट्राहेड्रल के केसेस में EG और T2G में ही स्प्लिट होंगे, नॉर्मल स्प्लिटिंग होगी इनका।
और अगर देखें D4 और D9 में टेट्राहेड्रल की केसेस में अपोजिट हो जाएंगे। क्यों? होल फॉर्मेशन के कारण। तो यहाँ पर इनके लिए E और T2G उपयोग करते हैं सिंबल। एजिडेंट को हटा दिया जाता है। तो आगे हम लोग F सबसेल के लिए स्प्लिटिंग देखेंगे कि कैसे F सबसेल स्प्लिट होती है, उनके लिए ऑल्गा डायग्राम बनाएंगे। तो F टर्म के लिए ऑल्गा डायग्राम हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर ये F टर्म के लिए है ऑल्गा डायग्राम। देखेंगे यहाँ D2, D3, D7, D8 कॉन्फ़िगरेशन F टाइप के स्प्लिटिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल स्प्लिट टेट्रा इन ऑक्टाहेड्रल के केस में नॉर्मल स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार होगी। किन किन के लिए नॉर्मल स्प्लिटिंग होगी? D2, D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन ऑक्टाहेड्रल केस में इस प्रकार नॉर्मल स्प्लिटिंग होगी। किस प्रकार? T1G, T2G और ये A2G। और होल फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर D3, D8, यहाँ पर D3 हाफ होने के लिए, हाफ फुलफिल्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ D8 फुलफिल्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए होल फॉर्मेशन रूल ये फॉलो करेंगे और ये इन ऑक्टाहेड्रल के केस से अपोजिट टाइप के स्प्लिटिंग देंगे। तो इनके लिए ये टेट्राहेड्रल के केसेस में इस प्रकार की स्प्लिटिंग देंगे। उसी प्रकार इन टेट्राहेड्रल के केसेस में देखेंगे तो टेट्राहेड्रल के केसेस में नॉर्मल स्प्लिटिंग यहाँ पर D2, D7 टेट्राहेड्रल के केसेस के टाइप में नॉर्मल स्प्लिटिंग देंगे और D3 और D8 अकॉर्डिंग टू होल फॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट टाइप के हो जाएंगे। इनके लिए नीचे स्प्लिटिंग होगी A2, उसके बाद T2, उसके बाद T1। यहाँ पर एक और है जो महत्वपूर्ण बातें रखती हैं। यहाँ पर जो P है ना, P वो F के करीब आ जाती है। कुछ इन दोनों की एनर्जी कुछ बराबर नज़दीकी होती है, इसलिए F का T1G और P का T1G दोनों आपस में रिपल्सन होने लगते हैं। इसलिए इसका स्प्लिटिंग तो नहीं होता है P में, लेकिन ये इसके शो कर एनर्जी पास में होती है, इसलिए रिपल्सन होता है। इसलिए शो करने के लिए हम लोग यहाँ T1G दिखा रहे हैं। ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ रिपल्सन हो जाता है। और यहाँ क्योंकि ये ट्रिपले जनरेट है T1G और ये भी ट्रिपली जनरेट है, सेम होने के कारण ये रिपल्सन होता है। और यहाँ कोई रिपल्सन नहीं होता क्योंकि ये सिंगली जनरेट है और ट्रिपली जनरेट P का T1G है, इसलिए ये रिपल्सन नहीं होता है। तो इनकी एनर्जी कुछ A2G से कम हो जाती है, इसलिए हम कुछ इस प्रकार के लाइन जैसे शो करते हैं। आप देख सकते हैं F टर्म स्प्लिटिंग ऑर्गल डायग्राम कौन कैसे स्प्लिटिंग होता है और होल फॉर्मेशन के कारण कौन किस प्रकार से स्प्लिट होता है यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, मुझे मिला है D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गल डायग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स COS2O6 2+ आयन, इनके लिए D7 कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म 4F आता है। तो 4F स्प्लिटिंग नॉर्मल होगी क्योंकि ये होल फॉर्मेशन को शो नहीं कर मतलब रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग नॉर्मल होगी। इन ऑक्टाहेड्रल केसेस विकफील्ड में देखेंगे तो इस प्रकार की स्प्लिटिंग होगी। नीचे सबसे नीचे 4T1G, उसके बाद 4T2G, फिर यहाँ पर फिर वही केस P और F की एनर्जी कुछ सिमिलरली पास आ जाती है, कुछ बराबर होती है, इसलिए इनका अनस्प्लिटिंग 4T1T शो करते हैं और उसके ऊपर F का 4A2G स्प्लिटिंग होती है। इस प्रकार की इसका एनर्जी लेवल है। और इनका ऑब्जर्वेशन बैंड जब देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखें तो 8000 और 19600 और 21600 के बीच हमें 3 बैंड प्राप्त होती है। ऑर्गल डायग्राम के लिए इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केसेस में
इस प्रकार की ऑर्गल डायग्राम हमें प्राप्त होती है। आप देखेंगे D7 मेटल आयन के लिए टेट्राहेड्रल के केसेस में ऑर्गल डायग्राम देख रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल के केसेस में 4F कुछ इस प्रकार स्प्लिटिंग होगी। 4A2G नीचे होगा, उसके बाद 4T2G, उसके बाद 4T1G और जस्ट वही फिर वाला केस P और F का एनर्जी कुछ बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन होगा। यहाँ पर दोनों के बीच ये ट्रिपली जनरेट है, ये भी ट्रिपली जनरेट है, इसलिए ये रिपल्सन होगा। मैंने इसे इस साइड नहीं बनाया है, टेट्राहेड्रल केसेस में इस साइड होना चाहिए, लेकिन मैं दिखाने के लिए आप लोगों को इसी साइड बनाकर बताया हूँ। ये टेट्राहेड्रल के केसेस में है और ये नॉर्मल स्प्लिटिंग होगा। D7 होल फॉलोमिज्म रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इनका ऑर्गल डायग्राम सेम ही होगा, नॉर्मल ही होगा। और इसका ऑब्जॉर्प्शन बैंड देखेंगे तो ऑब्जॉर्प्शन बैंड देखें इनका आयन का, तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन बैंड प्राप्त होगी, एक तो 5800 के बीच और दूसरा 15,000 के बीच, दो ऑब्जर्वेशन बैंड प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हमें D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ मैं ये कि आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छे से आप लोग देख लीजिए एक बार। ऑर्गल डायग्राम का कुछ लिमिटेशन है। दे आर ओनली ट्रीट हाई स्पिन वीक फील्ड एंड नो स्प्लेन लो स्पिन एंड हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड। कहने का मतलब ये है, ये वीक फील्ड में ही, वीक फील्ड होने पर और हाई स्पिन के केसेस में ही ऑर्गल डायग्राम शो करता है, और जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाने के केसेस में ये ऑर्गल डायग्राम हमें प्राप्त नहीं होती है। इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर देखिए CrF6 होल 3 माइनस चार्ज सॉ 3 एब्जॉर्प्शन बैंड एट 40,000, 25,000, 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड आउट डेल जीरो का मान हमें ज्ञात करने का मान कह रहा है। डेल जीरो का मान हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। तो इसे हम पहले तो हमें इनके लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनके ऑक्सीडेशन संख्या को हमें जानना जरूरी होगा। इनके लिए ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है? 3 है। ऑक्सीडेशन संख्या क्रोमियम का +3 है, तो +3 के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? D3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और D3 टाइप के लिए हमें ऑर्गल डायग्राम बनाना है, तो D3 टाइप का ऑर्गल डायग्राम बनाना है। D3 होल फॉर्मिज्म को शो करेगा, मतलब होल फॉर्मुलिज्म को एक्सेप्ट करता है, मतलब रूल फॉलो करेगा, इसलिए इस टाइप का कुछ इनके लिए ऑर्गल डायग्राम्स होगा। नीचे F के लिए A2G, उसके बाद T2G, उसके बाद T1G, यहाँ पर P आ जाता है, इसी के एनर्जी के बराबर होता है कुछ, उसके लिए T1G। यहाँ पर ट्रिपली जनरेट के कारण ये रिपल्सन होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए डेल जीरो का मान निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है तो इतनी एनर्जी कितनी है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो इसमें हमें ये तो हमें पता है A2G और T2G का डिस्टेंस को हम 10dq से डिनोट करते हैं, 10d डिनोट करते हैं। और 10dq को का मान कितना होता है? डेल Q से लेते हैं हम, डेल
जीरो से लेते हैं, डेल जीरो से लेते हैं, तो हमें यहाँ पर टेन डी क्यू का मान कितना होगा, टेन जीरो। तो ये दोनों बराबर है। ये सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें देखेंगे हम लोग, सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, ये 40